Okay, so let's start with हम लोग वर्क एनर्जी और पावर इस पर्टिकुलर चैप्टर से पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। और प्रीवियस जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने एक जनरल आइडिया या कह लीजिए कि कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को समझने की कोशिश की, जिसे हम कुछ हद तक ऐसे कह सकते हैं कि इट इज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड और डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी जगह पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी स्पेस में या किसी सब्सटेंस में या किसी अरेंजमेंट में जब किसी जगह पर हम एनर्जी को स्टोर्ड हालत में पाते हैं तो हम उसे कॉल करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इन जनरल जब हम वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बनाते हैं तो हमने देखा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। आई होप आप सबको ये बातें याद हैं, which can now alternately written as like this: negative of work done by that field or so on. In particular आज जहां से हमें शुरू करना है, मतलब ये सारी बातें तो हमारी हो गई थी कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएंगे तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड जाएंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ मैंने पिछले लेक्चर तक डिस्कस किया था। अब बस एक हल्का सा रिवीजन मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन के फॉर्मेट में आपके सामने रखा है। अब आज जो हम शुरू करेंगे या अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे वो रहेगा फॉर द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी बात को हम आगे कैरी करते हैं टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वैरायटीज एंड टाइप्स एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्रीवियस ईयर्स के आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पेपर्स चेक करते हैं तो आप इस तरीके के कंसेप्ट्स पर, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन कह लीजिए या इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट कह लीजिए, इस पर कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो बच्चों, आपको याद होगा कि एक जनरल फॉर्मेट में हम फोर्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं: फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला याद था आपको? कल की क्लास में कवर किया था ना हमने? यस सर। ओके, सो अब इस पर थोड़ा सा डिटेलिंग करना है आपको। सो आई वाज ऑन अ पॉइंट के नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कह लीजिए, या नेगेटिव इन अ सेंस। तो जब कभी किसी कंजर्वेटिव फोर्स हम फील्ड में अप्लाई करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के जरिए कुछ काम लेते हैं, तो उसके रिजल्ट में, उसके इफेक्ट में हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। और फोर्स लगाने के नतीजे में हम कुछ डिस्प्लेसमेंट या कुछ मोशन भी ऑब्जर्व करते हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच ये निकल करके आता है कि फोर्स या अप्लाइड फोर्स या कह लीजिए इन पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फोर्स हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द पोजीशन। ओके, अब इसे एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों: फोर्स इज इक्वल टू माइनस। चूंकि हम तीन अलग अलग कैटेगरीज में या तीन अलग अलग डायरेक्शंस में इसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं, पोजीशन के चेंज को हम एक्स वाई जेड इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, तो हम फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं: डेबा यू बाई डेबा एक्स आई कैप प्लस डेबा यू बाई डेबा वाई जे कैप प्लस डेबा यू बाई डेबा जेड के कैप। अब इसको हम डी बाई डी एक्स ऐसे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पूरा फुल डिफरेंशिएशन नहीं किया आपने, पूरी इक्वेशन बहुत बड़ी हो सकती है, उसमें का कुछ पार्शियल हिस्सा, कुछ हिस्सा आपने डिफरेंशिएट किया जो एक्स में है, फिर आपने कुछ हिस्सा डिफरेंशिएट किया जो वाई में है, फिर आपने कुछ हिस्सा डिफरेंशिएट किया जो जेड में है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने लग जाएं करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स कंसिडर करते हुए एक्स वाई और जेड के, और बाकायदा उसमें आई जे के इस तरीके के वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करें, तो हम पूरा कंप्लीट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स बता सकते हैं, या कह लीजिए कि हम फोर्स की इक्वेशन वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
नाउ इस चीज को कंसेप्चुअल लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से या बहुत आगे तक खींचा जाता है, बहुत आगे तक इसमें कंसेप्ट्स का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस होल आइडिया, दिस होल कंसेप्ट बाय यूजिंग अ पोटेंशियल एनर्जी कर्व. मैं एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व का इस्तेमाल कर रहा हूं और उसके जरिए फिर मैं आपको यहाँ पे ये चीजें समझाने की कोशिश करता हूं. ये इस तरीके का एक कर्व है, मान लीजिए. ये मैंने डायरेक्टली अपने मॉड्यूल से लिया है, हालांकि आप अपने हिसाब से कोई नया बना भी सकते हैं, दैट्स नॉट बिग डील. तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स का फंक्शन है, मतलब वाई जेड में कोई वेरिएशन हमें एक्सपेक्टेड नहीं है. और लगातार जो है पोटेंशियल एनर्जी ऐसे घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर कुछ हद तक कांस्टेंट भी रहती है, कुछ देर यहाँ यहाँ सो ऑन. तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें लगातार वैरी करती जा रही है. बच्चों, अगर मैं आपसे यहाँ डायरेक्ट वे में ये पूछूं कि यहाँ मैं फोर्स कैसे लिखूंगा, तो क्या आप आंसर बताएंगे? यस, आप आंसर बता सकते हैं इसका. माइनस डेबा यू बाई डेबा एक्स, दैट्स इट. इतना ही फोर्स हुआ यहाँ पे. आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमने y और z का कोई कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं किया. क्यों नहीं किया हमने? तो आंसर सिंपल है. पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरीके से किसका फंक्शन है, कौन से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, कौन से पोजीशंस पर डिपेंड कर रही है? x पे. तो बाकी की जरूरत नहीं है. अगर कल चल के हमारे सामने कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और x और y पे डिपेंड करते हुए वेरी कर रही है, तो फिर हम डेबा u बाय डेबा x के साथ साथ डेबा u बाय डेबा y भी लिखेंगे, और अगर z का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसे भी ऐड कर लेंगे. तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फोर्सेस को डिफाइन करते हैं. अब बच्चों, इसमें मैं आपके सामने 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखने जा रहा हूं. बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, और इसका आपने एक छोटा सा चार्ट बना लेना है और इन चीजों को अच्छे तरीके से आपने याद रखना है. 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं. नंबर 1, किसी गिवन सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि x इस फैक्टर को हमने क्या किया, इंक्रीज. मतलब डिस्टेंस हमने बढ़ाया, x को इंक्रीज किया. अब बच्चों, अगर हम ऐसा देखते हैं कि x के इंक्रीज करने की वजह से, x के बढ़ने की वजह से, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन ये आता है कि डेबा u बाई डेबा x, ये जो फैक्टर जो है ना, ये पॉजिटिव हो जाता है, या बिफोर दैट मैं ऐसे लिखूं कि x के इंक्रीज करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो भी इंक्रीज होता है. ठीक है, या रादर और परफेक्टली कह लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है. तो मैंने x को बढ़ाया, और x को बढ़ाने के नतीजे में उसके रिजल्ट में हमको क्या मिला? पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज. ओके, सच दैट कि जब हम डेबा u बाई डेबा x ये फैक्टर निकालते हैं, तो ये फैक्टर बच्चों हमको मिलता है पॉजिटिव. ठीक है, क्राइटेरिया समझिए. सबसे पहले हमने क्या किया, x को इंक्रीज किया. x को इंक्रीज करने की वजह से हमने क्या ऑब्जर्व किया? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज. पोटेंशियल एनर्जी, जो भी जिस तरीके की भी, जिस किस्म की भी पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस वहां पे आप बना रहे हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाटएवर इट इज, वो बढ़ रही है. और अगर वो बढ़ जाती है तो x तो वैसे भी इंक्रीज है, u इंक्रीज हो रहा है, तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव आएगा. मतलब ओवरऑल ये रेशियो कैसा आएगा? पॉजिटिव. अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा, इन दोनों चीजों का मतलब ये माना जाएगा कि इस सिचुएशन में जो फोर्स है बच्चों वो नेगेटिव है. अब जारी बात है, फोर्स नेगेटिव आएगा. देखो इस फॉर्मूले में देखो, अगर डेबा यू बाई डेबा एक्स ये फैक्टर पॉजिटिव निकल करके आता है, तो यहां पहले से माइनस है ना, तो फिर फोर्स का वैल्यू इफेक्टिवली कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. नेगेटिव हो जाएगा. और बच्चों, अगर ये फोर्स नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इस फोर्स का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव है. ठीक है, इसका नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव. तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल रही है. देखें, अगर हमने x को इंक्रीज किया और उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में, उसके आउटकम में हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जारी बात है डेबा यू बाई डेबा एक्स फैक्टर, ये जो ग्रेडियंट है, ये जो रेशियो है, ये फैक्टर अपने आप में पॉजिटिव फिगर आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा. और अगर ऐसा होता है
तो फोर्स नेगेटिव हो गया, और जैसे ही हमने ये देखा कि फोर्स नेगेटिव है फॉर इंक्रीजिंग एक्स कंडीशन मैचिंग विद दीज क्राइटेरियाज, तो उस वक्त फोर्स का जो नेचर है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसका जो बिहेवियर है, वो कैसा माना जाएगा? अट्रैक्टिव। Attractive. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड केस। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सेकंड केस में हम डिस्क्रिप्शन को तो ऐसे ही बताएंगे कि हमने एक्स को इंक्रीज किया, ठीक है, वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, बढ़ा रहे हैं एक्स को, और एक्स के इंक्रीज करने के रिजल्ट में हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, देयर इज अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा हो सकता है, अलग अलग तरीके की फील्ड्स हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक्स को इंक्रीज करने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाए। बच्चों, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो डेबा यू बाई डेबा एक्स, ये फैक्टर जो है ना, ये बेटा नेगेटिव हो जाएगा, खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? तो सुनिए, ये जो डेबा यू होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो हमने तो एक्स बढ़ाया, एक्स बढ़ाने के नतीजे में यू क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज, मतलब फाइनल वैल्यू कम है। अगर फाइनल वैल्यू कम है और इनिशियल वैल्यू उसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो ये सब्सट्रैक्शन के बाद नंबर नेगेटिव आ जाएगा ना, ये सुनो। Yes, sir. यस सर। एक नंबर यहाँ नेगेटिव आ जाता है तो ये रेशियो अपने आप में नेगेटिव वैल्यू को एक्वायर करेगा, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे डेवलप होगी। बहरहाल ये एक याद रखने की भी कंडीशन हो सकती है, आप आसानी से इसे याद रखिए कि हमने एक्स को इंक्रीज कराया और इसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और डेबा यू बाई डेबा एक्स, ये फैक्टर हमें नेगेटिव मिलता है। अगर बच्चों ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो इस सिनेरियो में जो फोर्स एक्ट हो रहा था, वो फोर्स अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू को ऑब्टेन करेगा। कैसे? तो आप इस इक्वेशन पे जरा जाइए, यहां पहले से माइनस है, अब आपने ये कहा कि डेबा यू बाई डेबा एक्स, ये फैक्टर भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका नेगेटिव और इसका पहले से जो माइनस है यहाँ पे साइन, दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे प्लस, यानी कि फोर्स आपको कैसा मिलेगा? Positive. तो इस तरीके से जो फोर्स डेवलप होता है इन हालात में, जब एक्स को इंक्रीज कराया गया है एंड सो ऑन, तो उस वक्त फोर्स का जो नेचर होता है वो होता है रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स, जैसे कि हम देखते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस हमने आमने सामने रखे और दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हमने आमने सामने रखा तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये हम आगे चल करके जब ग्रेविटेशन में देखेंगे या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तब ये हम बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत डिटेल में। ऐसे समझ लीजिए कि ये एक काइंड ऑफ कंपलसरी क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में लगातार किसी न किसी तरीके से पूछा गया है, चाहे डायरेक्ट वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से रिलेट करके पूछा जाए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा जाए, या ग्रेविटेशन में पूछा जाए, या किसी और चैप्टर में इस चीज को यूज किया जाए। हमें यहाँ पर इनकी कंडीशंस को अच्छे से समझना है। तो ये दो कंडीशन हो गए बच्चों। तीसरी और बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूं जिससे हमारा सारा इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया तय होगा, थर्ड कंडीशन। और इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सी सिचुएशन है, आप याद रखें इसे, मैं इसको और अलग अलग तरीके से आपके सामने रखता जाऊंगा तो डेफिनेटली आपको इसमें कॉन्फिडेंस गेन होगा। आप समझिए कि हमने एक्स को इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी किया, वट एवर वी वॉन्ट। चलिए हम सब बात इंक्रीज की कर रहे हैं, तो मैं एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं विथ इंक्रीज। और एक्स के इंक्रीज करने से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में किसी किस्म का चेंज नहीं आया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है ना इंटैक्ट रही, जैसी थी वैसी रही। पोटेंशियल एनर्जी में किसी किस्म का चेंज नहीं आया, ना तो इंक्रीज हुई और ना ही डिक्रीज हुई, नो चेंज। बच्चों, अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती है तो सीधा सा मतलब हुआ ना कि डेबा यू बाई डेबा एक्स, ये फैक्टर अपने आप में क्या हो गया? Zero. शाबाश, जीरो हो जाएगा। बिकॉज ये चीज तो, ये जो रेशियो है, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये तो यही बता रहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन। तो जब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हुआ है तो न्यूमरेटर ये टर्म जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाता है तो फाइनली आप कहेंगे कि ओवरऑल ये फैक्टर भी जीरो होगी। सो इफ वी मीट दीज कंडीशंस,
अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला एफ के बारे में हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे? 0 F is वेरी गुड। चूंकि डेबा यू बाय डेबा एक्स ये फैक्टर ही 0 हो गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ पर एफ का वैल्यू भी क्या आया? 0। अगर एफ 0 आ जाता है तो कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव का सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ पे फोर्स ही 0 हो गया। हालांकि यहाँ मोशन हुआ है, हालांकि यहाँ पर पोजीशन में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, या कह लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन डेवलप हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आया, इसलिए कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हुआ। ऐसी हालत को हम फिजिक्स में खास नाम देते हैं। जब फोर्स पूरी तरीके से 0 हो जाता है तो हम उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको? equilibrium. इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वेरी डायरेक्ट वे टू अंडरस्टैंड, फोर्स 0 है, फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 है, फोर्स है ही नहीं, या है भी तो कुछ इस तरीके से एडजस्टेड है कि वो आपस में पूरी तरीके से कैंसल आउट हो गए हैं। एक फोर्स ने दूसरे फोर्स को कैंसिल कर दिया, टोटल वैल्यू 0 हो गई। या तो ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वहां पे फोर्स ही नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन कंडीशंस को ग्राफ में कैसे पहचाना जाए, ग्राफ में इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ग्राफ में देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने लगाता हूं ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि मैं किन पोजीशंस को रेफर करते हुए अपनी बात कर रहा हूं। ये पॉइंट ए है, यहां लगाया हुआ पॉइंट बी है, कुछ हद तक कह लीजिए कि ये वाला पॉइंट सी है, और यहां जो पॉइंट लगाया गया है ये डी है। अब देखिए, ए से बी से सी से डी जाते हुए हमने एक्स को इंक्रीज ही करना है। आप गौर कर सकते हैं कि ए के लिए एक्स की ये वैल्यू होगी, जबकि बी के लिए ये वैल्यू होगी, तो वैल्यू तो बढ़ गई है ना। और सी तक जाते हुए और वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टिकल जब हम शिफ्ट होते जाएंगे तो हर बार हमने एक्स को क्या किया, यहाँ पे इंक्रीज किया। अब सोचें, एक्स अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमारा मानना है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। तो बच्चों, अगर मैं ए से बी चेक करता हूं ना, तो एक्स तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन आप ध्यान दें, ए पर पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे जो बताई जा रही है वो ज्यादा है और बी पर कम है। मतलब इस कंडीशन के लिए ए बी पोर्शन सुटेबल नहीं हो सकता। करेक्ट है ना मेरी बात बेटा? Yes sir. अच्छा, अब अगर हम बी से सी जाते हैं, बी से सी, तो एक्स तो इंक्रीज ही हो रहा है, एक्स के बारे में तो कोई सेकंड ओपिनियन यहां बनाओ ही मत, जैसे जैसे आगे जाएंगे एक्स बढ़ ही रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बी से सी जाने के प्रोसेस में बी के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम है और सी के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो हमने फौरन ही इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया कि बी से सी जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, Increase. इंक्रीज हो रही है। तो एक्स इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। तो यहां पर इतने पोर्शन में, इतने सेगमेंट में जो भी फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा, अपने आप में वो फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव, और उसका नेचर अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ इस सिचुएशन को बताते हुए जो ग्राफ में पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है वो है बी टू सी, बी से सी पोर्शन। अब देखिए, एक और चीज होती है इसे समझने की। बच्चों, जब हम ग्राफ में कोई भी एक लाइन बनाते हैं, लेट मी शो यू सम लाइंस। ये ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है। अब हम ग्राफ में अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके की एक लाइन बनाते हैं, तो आपको याद होगा हम इसका स्लोप लिखते हैं, और Yes. स्लोप लिखने के लिए हम यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं थीटा। और हमारा ये मानना होता है कि अगर थीटा लेस देन 90 होता है तो स्लोप का फैक्टर कैसा होता है? पॉजिटिव। और आपको ये भी याद होगा कि यही ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाता हूं और एंगल यहां मेजर करता हूं, और अगर ये स्लोप ग्रेटर देन 90, एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाता है, तो इसका स्लोप आ जाता है नेगेटिव। ये चीजें हम ऑलरेडी मोशन से रिलेटेड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप। और जब कभी भी बच्चों हम स्लोप लिखते हैं तो बेसिकली हम y पैरामीटर डिवाइडेड बाय x पैरामीटर करते हैं, है ना। ग्राफ के लिए जो y का पैरामीटर है उसको हम x के पैरामीटर से डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा, अगर यहां मैं स्लोप लिखने की कोशिश करूंगा, बहुत गौर से समझिए इस बात को, यहां अगर मैं स्लोप लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्लोप का बेसिकली रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे? y UX by पैरामीटर डिवाइडेड बाय x पैरामीटर।
और y में कौन है यहाँ पर? UX पोटेंशियल एनर्जी, जो कि x का फंक्शन है। ये ux का मतलब सिर्फ ये बताने के लिए कि ये सिर्फ x का फंक्शन है, और x में कौन है? x खुद है, यानी कि पोजीशन। तो इस तरीके के ग्राफ्स का स्लोप अगर मैं लिखता हूं तो क्या ये स्लोप मुझे डेबा u बाई डेबा x ही मिलेगा? सोच के देखिए। यस तो ये स्लोप तो डेबा u बाई डेबा x ही मिल रहा है मुझे, लेकिन डेबा u बाई डेबा x बेसिकली क्या है? फोर्स, लेकिन माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो क्या हम एक कंक्लूडिंग रिमार्क यहाँ पे दे सकते हैं कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स में फोर्स कुछ और नहीं है बल्कि नेगेटिव ऑफ स्लोप है? यस सर नेगेटिव ये माइनस और ये डेबा यू बाई डेबा एक्स तो स्लोप है। अब जरा आप इस लाइन पर जरा ध्यान दीजिए, बी से सी वाली लाइन पे ध्यान दीजिए। अगर बेटा मैं यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए एक टेंजेंट बना देता हूं तो क्या ये टेंजेंट मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा कुछ हद तक? यस एक्स एक्सिस मैंने बना दिया तो यहाँ एंगल आया थीटा। मुझे देखते ही पता चल रहा है कि ये थीटा लेस देन 90 है ना? यस सर और लेस देन 90 का मतलब इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव इसलिए यहाँ पे फोर्स कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि स्लोप खुद पॉजिटिव आ गया और बाहर पहले से माइनस साइन था, तो फोर्स यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो बिना कुछ ज्यादा और याद रखे हम बहुत ही जल्दी से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्लोप के रेफरेंस में फोर्स नेगेटिव है और नेगेटिव फोर्स अट्रैक्टिव है ना? बात मजेदार? यस सर। अच्छा, सोचते हैं कि x को जब हमने इंक्रीज किया तो u डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कहां पॉसिबल है? a से b कुछ हद तक, c से d जाने में तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहे हैं यहाँ पे, तो c से d ये कंबाइन मोशन हो गया, मतलब कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आएगी। लेकिन अगर हम a से b आते हैं तो हम फॉर श्योर ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम a लोकेशन से b लोकेशन आगे गए x तो इंक्रीज हुआ, लेकिन a पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी और b पर कम थी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो गई। तो x का इंक्रीज होना पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होना बताएगा, which means डेबा u by डेबा x नेगेटिव आएगा एंड फोर्स विल बी पॉजिटिव एंड द रिपल्शन कंडीशन रिपल्शन। मतलब इस चीज को बताने वाली ग्राफ की लाइन कौन सी है? A to B A to B सोचा जाए तो। अच्छा, क्या मैं इस चीज को स्लोप से बता सकता हूं बच्चों? हाँ, बिल्कुल आसानी से बता सकता हूं। देखिए, अगर स्लोप मैं निकालना चाहता हूं तो बस यहाँ पे मैं एक लाइन ऐसी बना दूंगा, ये मेरी स्लोप की लाइन हो गई, टेंजेंट निकाल दिया। यहां पर मैं एक्स एक्सिस मेजर करूंगा और हमें याद है कि हम एंगल हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं यहां से। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे थीटा कैसा हुआ? greater than 90 नेगेटिव हो गया। थीटा नेगेटिव होने का सीधा मतलब है स्लोप कैसा हो गया? negative पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव, बेटा ध्यान दो, स्लोप नेगेटिव होता है। थीटा ग्रेटर देन 90, स्लोप नेगेटिव, ठीक है ना? जैसे ही स्लोप नेगेटिव हो गया हम क्या कहेंगे? फोर्स कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये बहुत क्विकली हमको रिलेट करने में हेल्प करता है। अब जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी, हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, वैसे वैसे इन चीजों में आपको और ज्यादा ग्रिप आती जाएगी। आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा आपको जोर देना पड़ेगा अपने दिमाग पे, थोड़ा रिकॉल करके फिर आंसर देने की कोशिश करनी पड़ेगी। बट एज वी मूव ऑन विद प्रैक्टिस तो ये चीजें और ज्यादा पक्की होती जाएंगी आपकी। तो देखते ही पता पड़ गया। तो एक फंडामेंटल बात क्या याद रखना है कि जब स्लोप पॉजिटिव आ जाता है तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, और जब स्लोप खुद नेगेटिव आ जाता है तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप का पॉजिटिव आना फोर्स का नेगेटिव होने को बताएगा और नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव कहलाएगा, और स्लोप का नेगेटिव आना फोर्स को पॉजिटिव बताएगा और फोर्स का पॉजिटिव बनना नेचर ऑफ फोर्स को रिपल्सिव कैरेक्टरिस्टिक्स में पुट करेगा। समझ आ रही ना बेटा? अब आते हैं बच्चों तीसरी और सबसे अहम बात, जहां से मुझे अभी तकरीबन हाफ आवर तक मैं इसके साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा होपफुली, अबाउट इक्विलिब्रियम। तीसरी और सबसे अहम बात कि x को इंक्रीज करने पर अगर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुआ ही नहीं तो कैसे? जैसे कि इतना छोटा सा सेगमेंट यहां से यहां देख लीजिए आप, ये वाला छोटा सा सेगमेंट, या ये D पॉइंट पर हल्का सा सेगमेंट, या कुछ हद तक इस B पॉइंट पर का ये वाला सेगमेंट,
नीचे का, जो ऑलमोस्ट थोड़े से डिस्टेंस में इंक्रीज तो बता रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में कोई खासा चेंज उसमें नजर नहीं आ रहा है। तो इन पोजीशंस पर क्या हुआ होगा? पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, नहीं हुआ। इसका मतलब डेबा यू बाय डेबा एक्स क्या हुआ? जीरो। जीरो। इसका यही मतलब हुआ बेटा कि स्लोप जीरो है। और आप जानते हो ना, इस तरीके के ग्राफ हमने इससे पहले बनाया था और हमने बोला था कि अगर ऐसी लाइन आ जाती है जो बिल्कुल सीधी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे थीटा तो जीरो हो जाता है। इसका सीधा मतलब यही हुआ ना बच्चों के स्लोप क्या हो गया? जीरो। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है? फोर्स जीरो। फोर्स जीरो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट बी एक ऐसी जगह है, सी एक ऐसी जगह है और डी एक ऐसी जगह है जहां पे फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था। और जो कोई भी हमारे पार्टिकल सिस्टम है वो कैसी हालत में थी? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होना ये बहुत जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स है। इक्विलिब्रियम में होना बहुत बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इक्विलिब्रियम में होना, इसका अपने आप में मतलब ये निकलता है बच्चों कि वहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इस बात को जरा समझिए। अब कभी कभी हमको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि फोर्स एक्ट न हो मतलब फोर्स नहीं है। ऐसा इसका पूरा मतलब नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स एक्ट हो रहे होंगे लेकिन आपस में कैंसिल हो गए, और ऐसा भी हो सकता है कि वाकई कोई फोर्सेस ही नहीं थे। बोथ द पॉसिबिलिटीज। हमें बस एंड रिजल्ट ये देखना है कि चाहे जो भी हो, चाहे फोर्स हो ही ना या फिर हो के कैंसिल हो, हमें बस ये देखना है कि टोटल वैल्यू ऑफ फोर्स वहां पे कितनी हो रही है? जीरो। अगर ऐसा हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि फोर्स जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, फैक्टर ऑफ डेबा यू बाय डेबा एक्स जीरो है। आप कह सकते हैं ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्लोप जीरो है। u बाई एक्स कर्व का स्लोप जीरो है। गेटिंग इट? यस सर। अब एक चीज बड़ी मजेदार है। हम इक्विलिब्रियम जब आइडेंटिफाई करते हैं और इक्विलिब्रियम को जब हम जज करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि इक्विलिब्रियम एक तरीके का नहीं है, एक ही टाइप का इक्विलिब्रियम नहीं है। वैसे तो हमारे माइंड में यही बात आएगी, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम है, फोर्स जीरो हो गया, दैट्स इट, हमें और क्या चाहिए। लेकिन जब हम इसको और डिटेल में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो वी गेट एन आइडिया कि इक्विलिब्रियम एक तरीके का नहीं है, बल्कि इक्विलिब्रियम के कुछ टाइप्स हैं। वेल, इक्विलिब्रियम का जो भी टाइप हो, जिस किसी तरीके से इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस किया जाए, कहानी तो इतनी जरूर होगी कि वहां पे फोर्स जीरो होगा और डेबा यू बाय डेबा एक्स जीरो होगा। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स। और आप पेपर्स उठा के देख लें नीट और जेई के, तो आपको हमेशा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन मिलता ही रहेगा। हर साल किसी न किसी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में कोई ना कोई चैप्टर से इस तरीके का क्वेश्चन जरूर बनाया जाता है जहां पे इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके कंसेप्ट को टच किया जाता है। एनीवे, 3 अलग अलग तरीके के इक्विलिब्रियम्स हमारे सामने हैं। मैं इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। अच्छा, चाहे जो भी टाइप का इक्विलिब्रियम हो, एक को कहते हैं स्टेबल, दूसरे को कहते हैं अनस्टेबल और तीसरे को कहते हैं न्यूट्रल। चाहे जिस किसी तरीके का इक्विलिब्रियम हो, ये शर्त, ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी कि डेबा यू बाय डेबा एक्स क्या है? जीरो। जीरो है। और 100% गारंटी के साथ हम कहेंगे कि फोर्स जीरो है, या ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्लोप जीरो है। ये कंडीशन नहीं बदलेगी। लेकिन इसके अंदर और कुछ छोटी छोटी चेंजेस हो सकती हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के जरिए पहले आपको समझाता हूं और उसके बाद उसकी मैथमेटिकल कंडीशंस को आपके सामने में रखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, हमारे पास एक बाउल है, इस तरीके का एक बाउल है, इमेजिन करें। और इस बाउल में हमने एक मार्बल या एक छोटा सा स्फीयर रखा। अब इसी बाउल को बेटा हम ऐसे रखते हैं, अपसाइड डाउन, रिवर्स करके रखते हैं, और इसके ऊपर टॉप पर हम एक मार्बल रखते हैं। अब हमारे पास बाउल की बजाय मान लीजिए एक फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट, कहीं से भी जरा भी उसमें इंक्लिनेशन नहीं है। अब इसमें भी या इसके ऊपर भी हम एक किस्म से एक मार्बल या एक स्फीयर को रख देते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में है।
तीनों के तीनों, क्योंकि इस पर भी कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इस पर भी नहीं हो रहा है और इस पर भी नहीं हो रहा है, तीनों पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तीनों के लिए बच्चों हम ये कहेंगे कि F इफेक्टिवली 0 है, डेबा यू बाई डेबा एक्स या वाई या आर जो भी आप बोल रहे हैं वो 0 है। इसके लिए भी बेटा हम यही कहेंगे कि F 0 है, डेबा यू बाई डेबा एक्स इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी F 0 है, डेबा यू बाई डेबा एक्स इस फैक्टर के लिए भी या इस अरेंजमेंट के लिए भी 0 है। ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। बट फिर भी अगर आप तहकीक करें, आप चेक करें, आप ध्यान से देखें, तो क्या ये तीनों सेम हालतें हैं, सेम सिचुएशंस हैं ये? Yes, sir. नहीं, दे आर नॉट सेम, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। कैसे हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंट हैं? तो आइए देखते हैं। अगर मैंने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, इसको यहां से हटाया, ओके, इसको यहां से मूव ऑन करने की कोशिश की, हटा के यहां ऊपर ले गया मैं और छोड़ दिया, तो क्या होगा? इस चीज को मैंने यहां से हटाया, इस स्फीयर को, इस मार्बल को यहां से हटा के यहां छोड़ा, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, हटा के छोड़ दिया, तो क्या होगा? फिर से नीचे। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ये दोबारा अपने इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करेगा, ये दोबारा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जिसे डिस्टर्ब करने पर ऑब्जेक्ट्स की टेंडेंसी ऐसी होगी कि हम दोबारा उस इक्विलिब्रियम में चले जाएं, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल कहेंगे। बात आ रही है बेटा समझ में? यस Yes, सर। sir. Yes. अच्छा, अब इसको आपने हटाया, इसे आपने थोड़ा सा हटाया, हल्का सा हटा के आपने इधर छोड़ा, तो क्या होगा? नीचे चला गिर जाएगा. ये गिर जाएगा, ये दोबारा अपने उस इक्विलिब्रियम स्टेट में बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ऐसे इक्विलिब्रियम्स जिन्हें डिस्टर्ब करने पर ऑब्जेक्ट्स दोबारा उन इक्विलिब्रियम में नहीं जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। था तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन थोड़ा सा उसको छेड़े हमने, थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करे तो चला गया वो, उसका इक्विलिब्रियम उसने खो दिया और दोबारा उसको वो अटेन नहीं करेगा। अच्छा, यहां क्या है? यहां बड़े मजेदार बात है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने दूसरी जगह रखा, तो इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये बोलता है मैं उधर भी इक्विलिब्रियम में था, इधर भी इक्विलिब्रियम में हूं, मेरे को अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है, तुम मुझे उठा के कहीं भी रखो, मैं इक्विलिब्रियम में ही। मतलब कोई अटेम्प्ट और री अटेम्प्ट टू गेन द सेम सिचुएशन नहीं होगा। इवन इनफैक्ट दूसरी पोजीशन पे रखने के बाद भी ये इक्विलिब्रियम ही होगा, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या नाम देंगे? न्यूट्रल। अब जैसे मान लेते हैं कि एक बहुत समझदार बच्चा है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मैच्योर है, बहुत समझदार है, इक्विलिब्रियम में है, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया आपने, थोड़ा सा छेड़ा, थोड़ी मजाक की उसकी, तो वो वक्ती तौर पे टेम्पररीली थोड़ा सा इमोशनल हो गया, लेकिन उसे रियलाइज हो गया कि नहीं, मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना है, तो आ जाएगा। अब बिल्कुल ही गुस्सैल किस्म का एक आदमी है, बात बात पे झगड़ा करता है, या बिल्कुल ही इमोशनल किस्म का एक बच्चा है, थोड़ी थोड़ी बात पे रोता है, बिल्कुल मामूली मामूली बातों पे भी रोता है, अगर आपने उसका इक्विलिब्रियम हटा दिया तो वो बस ऐसी सिचुएशन में चला जाएगा जहां से दोबारा वो अपनी इक्विलिब्रियम को गेन नहीं करेगा, गेटिंग इट, झगड़ा करने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, व्हाटएवर यू से। तो ये इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन नहीं होंगे। और इसे क्या कहें? ये एक धीट किस्म का बच्चा है इसको तुम हटा के किधर भी रखो, वो बोले मैं इधर भी खुश हूं, मैं उधर भी खुश हूं, मेरे को कुछ होता ही नहीं है, मेरे ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं होता है, मैं वहां भी इक्विलिब्रियम में था, मैं यहां भी इक्विलिब्रियम में हूं, मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होता है, मैं सबसे जबरदस्त प्राणी हूं। ठीक है ना? तो ये वाला सिचुएशन क्या हो गया? न्यूट्रल. न्यूट्रल. इक्विलिब्रियम। तो ये एक समझने वाली बात है, इसे मैंने एक फिजिकल एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की। लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। सपोज हमारे पास एक कोन है और इस कोन को हमने ऐसे रखा, ध्यान से सुनना, ये यूं रखा हमने कोन को। अब इसी कोन को बच्चों हमने यूं रखा, लाइक दिस, और इसी कोन को बच्चों हमने ऐसे रखा। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे अगर मैं इसको मूव करके
थोड़ा टेढ़ा करके छोड़ दो तो क्या दोबारा सीधा हो जाएगा? ये चांसेस है इसमें। Yes, sir. Yes. तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम में चला गया? स्टेबल। स्टेबल में चला गया। ये कोण मैंने बड़ी मुश्किल से बैलेंस किया है, बिल्कुल ऐसा पिन पॉइंट पे मैं उसके वेट को बैलेंस करके रखा हूं। अब हल्का सा हवा का झोंका भी आ गया, धक्का दे दिया आपने थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ये गिरा तो दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगा ही नहीं, तो ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? अनस्टेबल। और ये कोण तो हमने टेबल के सरफेस पे ऐसे आड़ा रखा है, आप घुमाओ तो ऐसे घूमता रहेगा वो कोण, इधर से उधर घूमेगा यूं यूं, उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो पहले भी इक्विलिब्रियम में था, बाद में भी इक्विलिब्रियम में है, आगे भी इक्विलिब्रियम में रहेगा एंड सो ऑन। ठीक है ना? बात आ रही है बच्चों? Yes. अब इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है कि जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हैं या ऑब्जेक्ट्स को या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हम स्टेबल इक्विलिब्रियम गेन कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम हो जाती है। इसे आपने अच्छे से समझना है, ठीक है ना? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पोटेंशियल एनर्जी एकदम क्या हो जाएगी उसकी? कम। मिनिमम उस सिस्टम की कम से कम पोटेंशियल एनर्जी जो हो सकती है वो उतनी हो जाएगी। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. फिर हम ये देखेंगे कि जब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो करके भी हम इक्विलिब्रियम में जा सकते हैं, शर्त यह है कि डेबा यू बाय डेबा एक्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना, ठीक है ना? लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है। अब इसे आप समझिए कि अगर किसी चीज को ऐसा डेप्थ में रखा जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम ही होगी ना, और किसी चीज को ऐसे हाइट पे रखा जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसा नो? यस सर। Yes, आप sir. देखिए यहाँ ग्राफ पर आए, पॉइंट बी पर भी इक्विलिब्रियम है, सी पर भी इक्विलिब्रियम है और डी पर भी इक्विलिब्रियम है। मैंने अभी अभी बताया पॉइंट्स बी सी डी, इन तीनों पॉइंट्स पर मैंने कहा कि 4 0 है, लेकिन बी वाला पॉइंट कौन सा इक्विलिब्रियम बताएगा? स्टेबल, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी एकदम कम है। देखो, समझे ना बेटा बात को? Yes. जबकि सी और डी कौन से इक्विलिब्रियम बताएंगे? अनस्टेबल, क्योंकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी कंपैरेटिव टू बी हमने देखा यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे भी ज्यादा है ना? ये सारी चीजें आपको रीड करने आनी चाहिए। अच्छा, जब हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जाते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हम मिनिमा और मैक्सिमम की कोई कंडीशन बनाते ही नहीं है। यहां पे हमारा बस कमेंट होगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी है, चाहे मैं इस जगह मेजर करूं, चाहे इस जगह, चाहे इस जगह, चाहे इस जगह, चाहे उधर, चाहे इधर, चाहे घुमाऊं इसको, कुछ भी करूं मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव, कोई चेंज, कोई वैल्यू का उसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। जितनी भी है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे मिनिमम चाहे मैक्सिमम, व्हाटएवर इट इज। तो न्यूट्रल वाला बंदा एकदम जबरदस्त है। बात आ रही है बेटा समझ में? लेकिन इसमें जो सबसे काम का इक्विलिब्रियम है ना वो स्टेबल है। काम का इक्विलिब्रियम बहुत स्टेबल है। एटॉमिक डिस्टेंसेस को बैलेंस करते वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम को हैंडल किया जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के बिना पर ही वो बैलेंस होते हैं। इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस चार्जेस रहते हैं ना अंदर, तो वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है और उसको इक्विलिब्रियम में ले जाना जरूरी होगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नेचुरल लेवल पे अपने आप को ले आते हैं। इतने डिस्टेंस वो मेंटेन करते हैं कि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में चले जाएं और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। कुदरत का ये तरीका है। ओके, लगने में हमको ऐसा लगेगा कि सबसे भारी न्यूट्रल है, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे काम का जो है ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है भाई, ये सारी कहानी बहुत अच्छी है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, हमें बातें समझ आ रही हैं, बट हम ये पता कैसे करें कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है और कौन सा न्यूट्रल है? हमें एग्जैक्टली इस बात का आइडिया, इस बात का कंसेप्ट कैसे मिलेगा? तो एक तो तरीका यह है कि आप कह लीजिए कि डेबा यू बाय डेबा एक्स जीरो है, लेकिन डेबा यू बाय डेबा एक्स जीरो होना ये तो तीनों में होगा ना बच्चों, स्टेबल में भी होगा, अनस्टेबल में भी होगा, न्यूट्रल में भी होगा। हाउ डू वी एग्जैक्टली डिस्टिंग्विश? अब हर बार कोई ऐसी फिजिकल सिचुएशन थोड़ी हमारे सामने डायग्राम बना के दी जाएगी कि भाई बताओ ये कौन सा है, तो हम अंदाजा लगाएंगे कि मूव करने पर अगर दोबारा वापस आने की कोशिश करता है तो स्टेबल हो गया, मूव करने पर दोबारा वापस नहीं आ सकता तो अनस्टेबल हो गया, कहीं भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो न्यूट्रल हो गया। बट हर बार थोड़ी डायग्राम बना के दी जाएगी। इसका मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट क्या है? हम कैसे इस बात को जस्टिफाई करें कि कोई इक्विलिब्रियम स्टेबल है या कोई स्टेबल अनइक्विलिब्रियम है?
कोई जो इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, बहुत अच्छे से ध्यान दें। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो डेबा स्क्वायर यू बाई डेबा एक्स स्क्वायर, ये चीज एक पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसे हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं बच्चों सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब पहले बार डिफरेंशिएट करे, एक और बार डिफरेंशिएट करने का, 2 बार डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करना पढ़ चुके हैं हम, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स पढ़ाया मैंने आपको थोड़ा थोड़ा, एक्स रेज़ टू n, याद है ना ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. तो काम का है बहुत, वो मैथ्स आना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो फिर एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा हमारा, याद रखें। तो हम अगर मैथमेटिकली इस बात को एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि जब हम इस फैक्टर को एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं और पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो वो हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर हमने इसे एक और बार डिफरेंशिएट किया और डेबा स्क्वायर यू बाई डेबा एक्स स्क्वायर, ये नंबर हमको मिलता है बच्चों नेगेटिव। नेगेटिव कैसा? नेगेटिव। तो वो कौन से इक्विलिब्रियम को बताएगा? Unstable. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को बताएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड एट लास्ट अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को चेक करते हैं और वो नंबर हमको मिलता है डेबा स्क्वायर यू बाई डेबा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, परफेक्ट 0, तो वो चला गया न्यूट्रल में। ठीक है, वो चला गया न्यूट्रल में। तो ये है पूरी कहानी। अब मैं आपके सामने एक सिंपल सी इक्वेशन लिखता हूं। सोचो बच्चों कि अगर मैंने लिखा u इज इक्वल टू 3 माइनस 4x स्क्वायर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, 3 माइनस 4x स्क्वायर। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई बताएं कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, तो आपने इसके 2 काम करने हैं। पहले स्टेप में आपने क्या करना है? डेबा यू बाई डेबा एक्स करना है, पहला डिफरेंशिएशन। क्या आप बता सकते हैं पहला डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहला डिफरेंशिएशन बता सकते हैं? P upon 0 माइनस Minus 8x. 8x। शाबाश, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। 0 माइनस 8x, बात समझ आ रही है? चलो इसको थोड़ा और आसान करता हूं मैं, 8x की बजाय यहां पे नंबर थोड़ा सा आसान ले लेता हूं मैं, इसे करते हैं हम 8, या चलिए ऐसे भी चलेगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 माइनस 8x डिफरेंशिएशन आया सबको समझ में? Yes. मुझे लगता है लिखना पड़ेगा dx रेज़ टू n डिवाइडेड बाय dx, क्या आंसर था? याद है ना? Yes, sir. आई कांट हेल्प। ये नहीं आया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कितना भी अच्छा समझाने की कोशिश करूं सब सारा सिर के ऊपर से जाएगा। बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आने चाहिए, कॉलेज के लेक्चर्स में हम ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अच्छा, हमने इसको किया डिफरेंशिएट। आप मुझे बताएं क्या इक्विलिब्रियम होने के लिए ये 0 होना चाहिए? Yes, sir. तो ये बेटा ये 0 माइनस 8x करेक्ट है ना? Yes, sir. इक्वेशन मैं थोड़ी सिंपल कर लूं, फिलहाल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता मैं, इसलिए तो ये प्लस कर लेते हैं। चलो, तो 0 इज इक्वल टू 8x, करेक्ट है? Yes, sir. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या? 8x. 8। क्या करते हो यार? 0. x इक्वल टू 0 हो गया। तो पता चला इक्विलिब्रियम कहां आएगा? Neutral. नहीं 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 नहीं, गलती गलती गलती। हमने ये ढूंढा इक्विलिब्रियम कहां आएगा। इक्विलिब्रियम कहां आएगा? जब x का वैल्यू 0 होगा. 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 0 होगा तब इक्विलिब्रियम आएगा। क्लियर है बेटा बात? Yes, देखो ना, sir. ये x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 8 करोगे ना बेटा, 0 डिवाइड बाई 8 तो x का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कहां आएगा ये हमने ढूंढा। अब हमें ढूंढना है कि इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है। सेकंड स्टेप ध्यान लगाएं जरा। अब हमें यह पता करना है कि इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है। तो इस इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करना है।
डेबा स्क्वायर यू बाई डेबा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का कोई डिफरेंशिएशन होगा क्या? नहीं होगा। 8 और x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 8। अब ये नंबर कैसा मिला? पॉजिटिव। नंबर पॉजिटिव मिलने का मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है ये? स्टेबल। हाँ, तो हम फाइनली ये कंक्लूजन देंगे, चूंकि हमको यहाँ पॉजिटिव नंबर मिला, इसका मतलब ये स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसे किया जाएगा। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। असल में मैंने 2 में ही इसको डिवाइड कर दिया। बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप में फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद ये ढूंढेंगे कि इक्विलिब्रियम कहां आता है। तो इक्विलिब्रियम फिलहाल इस प्रॉब्लम के हिसाब से कहां आ रहा है? जब x का वैल्यू 0 हो जाता है। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पहली जो डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है उसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर चेक करेंगे कि नंबर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर नंबर पॉजिटिव आ गया तो हम चुपचाप बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है। अगर ये नंबर किसी रीजंस की वजह से नेगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। और अगर ये नंबर किसी रीजंस की वजह से कह लीजिए कि 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो ऐसा 3 स्टेप्स हैं उसके। यहां गड़बड़ होती है, अक्सर बच्चे ऐसा सोचते हैं, आप चूंकि x का वैल्यू 0 आ गया तो आपने सीधे सीधे बोल दिया न्यूट्रल। x के वैल्यू पर ये डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि कैसा इक्विलिब्रियम है। गेटिंग द पॉइंट बच्चों? यस सर। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, डोंट वरी। अब जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई, अगर हम इसको एक टैब्यूलेटेड फॉर्मेट में पूरा डिस्क्रिप्शन के तौर पे आपके सामने रखें, तो ये सारी बातें मैंने आपको अभी बताई। ये बस मैं आपके नोट्स के पूरे करने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं। तो बाद में आपको लेक्चर के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में ये सब मिलती है ना, नोट्स देखते हैं ना नोट्स आप? यस। वहां पे Yes, sir. मोर लिखा हुआ होता है ना, मोर, वीडियो के अंदर यूट्यूब के लिंक में, वहां चले जाना डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो वहां एक लिंक दी होती है, गूगल ड्राइव की लिंक होती है, उस पर क्लिक करो तो ये जो लेक्चर चल रहा है अपना, इसमें जो भी मैं यहाँ चीजें लिख रहा हूँ तो वो आपको वहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। तो आप लेकर के उसको अपनी नोट्स कंप्लीट किया करें। नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। ये सारी बातें जो मैं अभी पढ़ाया ना आपको, वही सारी बातें हैं इसमें, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिले कि कैसे इक्विलिब्रियम होते हैं और हम उसे कैसे पहचाने। I'll be using a very simple question. सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। Fine. Let's take this one. If u is equal to 8x plus x square, एक कंडीशन दी गई है हमको, ठीक है, 8x minus x square. Find the position where the equilibrium is achieved. मतलब वो x निकालना है कि कहां इक्विलिब्रियम आ रहा है। Identify the nature of equilibrium. नेचर मतलब ये निकालो कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो 3 स्टेप में काम करेंगे। पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट डेबा u बाई डेबा x करेंगे। चलिए फटाक से बताएं क्या आएगा आंसर। 8 minus वेरी x गुड, शाबाश। क्या रूल के हिसाब से डेबा u बाई डेबा x को 0 होना चाहिए, बिकॉज इक्विलिब्रियम है। yes 8 माइनस 2x, तो ये हो गया -8 इज इक्वल टू -2x। तो सिंपली x का वैल्यू क्या आया? 4 अब बताएं ये 4 क्या है? इक्विलिब्रियम 4 पर आएगा। हाँ, ये वो पोजीशन है वेयर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ठीक है, मेरा पेन थोड़ा सा अटक रहा है। ये वो पोजीशन है जिसपे इक्विलिब्रियम क्या हो रही है, अचीव हो रही है। गेटिंग इट? yes अब हमें पता करना है कि इसका नेचर कैसा है, कैसा इक्विलिब्रियम है ये। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आपको मिली ना, इसी को आपने एक और बार डिफरेंशिएट करना है, एक और बार करें। 0 डेबा minus स्क्वायर यू बाय डेबा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - 2।
तो हमें पता चला डेबा स्क्वायर यू बाई डेबा एक्स स्क्वायर का आंसर तो -2 -2 आया। -2 का मतलब ये आंसर कैसा आया? Unstable. नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये कैसा हुआ? Unstable. Unstable. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट्स इट। ऐसे कहानी पूरी की जाएगी इसमें। अब इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ भी किया जाता है। अब देखें आप यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इसमें मैं इंक्रीज कर रहा हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। इफ u इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब, तो वही चीजें, पोजीशन बताएं, कहां इक्विलिब्रियम आएगा, नेचर बताएं। तो पहली स्टेप, डेबा u बाई डेबा x इक्वल 12 माइनस 3x स्क्वायर। क्या कायदे से इसको 0 होना चाहिए? Yes. Yes. क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो डेबा u बाई डेबा x तो 0 हो जाता है। तो 12 माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया बच्चों -12 इज इक्वल टू -3x स्क्वायर। सुपर जरा एक इसका मतलब हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू Plus minus 2. हाँ प्लस -2। ये तुमने बहुत बढ़िया बात कही। सिर्फ 2 नहीं होगा, ये बात यहां गहराई से समझना है। अब आमतौर पर जो रूट्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, वो लिखते वक्त हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 4 का स्क्वायर रूट 2। लेकिन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो किसी भी चीज के 2 रूट हो सकते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इस प्रॉब्लम में कितने इक्विलिब्रियम आएंगे? 2. हाँ वेरी गुड, यहाँ पे 2 इक्विलिब्रियम होंगे, 2 बार इक्विलिब्रियम अटेन होगा। 2 इक्विलिब्रियम्स कहां कहां होंगे ये? Plus 2 और minus 2. जब x का वैल्यू +2 होगा तब भी इक्विलिब्रियम होगा, और जब x का वैल्यू -2 होगा तब भी इक्विलिब्रियम होगा। सही बात है, वेरी गुड। तो 2 इक्विलिब्रियम आ गए यहाँ पे। अब आते हैं इसकी सेकंड स्टेज पर कि भाई ये इक्विलिब्रियम कैसे टाइप का है, स्टेबल है क्या, अनस्टेबल है क्या, दोनों है? क्योंकि 2 है हमारे पास यहाँ, दोनों में से दोनों में कुछ भी हो सकता है। एक स्टेबल में चला गया, एक अनस्टेबल में चला गया, ऐसा भी हो सकता है। एक स्टेबल में चला गया, दूसरा न्यूट्रल में चला गया, वी डोंट नो। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। किस चीज का डिफरेंशिएशन करना है बच्चों? इसका करना है, ये बात दिमाग में बिठाएं आप। जो ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है उसको डिफरेंशिएट करना है आपने। सो डेबा स्क्वायर u बाई डेबा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा बेटा आंसर? -6x। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो इन पॉजिटिव भी नहीं आया, नेगेटिव भी नहीं आया, क्या भी नहीं आया, इन्हें तो -6x आया। ऐसे नहीं, x का वैल्यू है ना अपने पास। Plus 2 and minus. हाँ, अगर बच्चों हमने x का वैल्यू इसमें +2 पुटअप किया, x का वैल्यू हमने +2 पुटअप किया, या इसमें हमने x का वैल्यू -2 पुटअप किया, तो डेबा स्क्वायर u बाई डेबा x इस सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा? Minus 2. और इस सिचुएशन में क्या मिलेगा? डेबा स्क्वायर u बाई डेबा एक्स स्क्वायर, इस सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा? +12। इसका मतलब ये चीज नेगेटिव है, मतलब Unstable. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यहां का आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब Stable. स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना? मजेदार, दोनों इक्विलिब्रियम अटेंड हो गए। ये तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कैसे दिया गया है। अब आइए इससे और टफ बात आपके सामने रखता हूं, इन तीनों से और दोनों एग्जाम्पल से और अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखें। अब इसके ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं, कहां है, कैसा है, सो ऑन, बट उतना हमको पूछता भी नहीं है एग्जामिनेशन में, तो उतना जाने की जरूरत भी नहीं है। अब इस इक्वेशन को देखें जिसमें x कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है, y कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। तो पहली स्टेप बताएं क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, डेबा स्क्वायर हाँ यहां पर बेटा हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले करेंगे डेबा u बाई डेबा x और बाद में करेंगे डेबा u बाई डेबा y। 2 आंसर्स निकालेंगे। जब x के टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो y को पूरी तरीके से 0 मान के छोड़ देंगे, और जब y के रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे
उसका जो वेरिएबल y माना जाएगा, तो फिर x के टर्म्स को पूरी तरीके से 0 मान के छोड़ देंगे। तो बताएं क्या आंसर आएगा? 12 minus 3 माइनस 3x। शाबाश। यहाँ क्या आएगा? 3y 3y square minus 3 वेरी गुड, बढ़िया। 3x square 3x square. हाँ, सॉरी फॉर दैट, यहाँ आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो दो अलग अलग डिफरेंशिएशन हमने बाकायदा किए। अब चेक करते हैं कि डिफरेंशिएशन होने के बाद इक्विलिब्रियम आता कहां है, क्योंकि हमको पोजीशन बतानी है। तो इसको आप चुपचाप लिख लो, 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 3x स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर मैं गलत नहीं हूं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सही जा रहे हैं? yes इसको आप चेक करो तो ये भी आप 0 बोलेंगे। क्यों 0 बोलेंगे? ये रीजन पता है ना आपको, क्यों 0 बोलेंगे हम? because it is equilibrium इक्विलिब्रियम है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो 0 होता ही है, उसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा 3y स्क्वायर माइनस 3। सॉल्व करने पे पता चलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू क्या? plus minus शाबाश, प्लस माइनस 1। अब मुझे बताएं यहाँ कितने इक्विलिब्रियम आएंगे? 4। 4 4 इक्विलिब्रियम आएंगे, 4 अलग अलग। 2 equilibrium नहीं बेटा, 4 अलग अलग। प्लस माइनस, प्लस 2 पे, माइनस 2 पे, प्लस 1 पे, माइनस 1 पे। अब कैसे 4 इक्विलिब्रियम आएंगे मैं आपको बताता हूं। चलो, पहला इक्विलिब्रियम मान लो पॉइंट ए पर आ गया, जो कहां आया? प्लस 2 प्लस 1 पे आया। दूसरा इक्विलिब्रियम आया पॉइंट बी पर, जो कहां आया? प्लस 2 माइनस 1 पर आया। तीसरा इक्विलिब्रियम आया पॉइंट सी पर, जो कहां आया? माइनस 2 प्लस 1 पर। और चौथा इक्विलिब्रियम आया पॉइंट डी पर, जो कहां आया? माइनस 2 माइनस 1 पर। 4 इक्विलिब्रियम होंगे। समझ पा रहे हो बेटा? yes sir अब ये चारों पता नहीं कैसे कैसे हैं, चारों का कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। लंबी चौड़ी कहानी होगी, ठीक है ना? तो एक चारों में से जो आप बोले वो मैं एक निकाल के बताता हूं आपको, बाकी आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस करें। स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। क्या स्टेप नंबर 2 में जाने के लिए जो सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसको एक और बार डिफरेंशिएट करें, 2 बार। yes तो डेबा स्क्वायर u डिवाइडेड बाय डेबा x स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलें क्या होगा? 0 minus 6x तो माइनस 6x। सही है? तो पता चला डेबा स्क्वायर u डिवाइडेड बाय डेबा x स्क्वायर, ये आया बच्चों माइनस 6x। इतना आया। अभी हम कुछ कंफर्मेशन नहीं देंगे कि ये कैसा है। अब y पे जाते हैं। जब हम y पे जाएंगे तो ये हो जाएगा डेबा u बाय डेबा, सॉरी डेबा स्क्वायर u बाय डेबा y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 6y minus y माइनस 0। शाबाश, बहुत अच्छे। ये तो ये 0 तो आपने हटा दिया यहां से, तो इसका आंसर आया डेबा स्क्वायर y डिवाइडेड बाय डेबा, सॉरी फॉर दैट, डेबा स्क्वायर u डिवाइडेड बाय, या कह लीजिए डिफरेंशिएबल बाय डेबा y स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब आप एक काम करें, ये वैल्यूज रखें यहाँ पे। x की जगह पे क्या रखें आप? plus 2 plus और y की जगह पे क्या रखें? minus 1 plus 1 तो आप कैसे बताएं भाई कौन सा इक्विलिब्रियम है? minus 12 plus पहले वाला आंसर आएगा माइनस 12 प्लस 6। तो x के प्रोस्पेक्टिव में ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? Unstable. unstable y के प्रोस्पेक्टिव में कैसा हो गया? stable स्टेबल। सो लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स चलेंगी इसमें, ठीक है? हमको उसके और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस मैं आपको इन एग्जांपल्स के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम कैसे ऑब्टेन करें इक्विलिब्रियम को, क्या तरीका होगा, उन पॉइंट्स को कैसे पता करें कि क्या इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं, और उन सिचुएशंस को कैसे पता करें जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. yes एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, यू जस्ट हैव टू ट्राई फॉर इट। आपने इसको ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा।
A particle is constrained to move in a region x which is greater than 0, मतलब x के सारे वैल्यू पॉजिटिव आने वाले हैं, नेगेटिव लेना ही नहीं है आपने, ठीक है। And its potential energy is given by, this is what the energy equation is given to us. For what value of x the particle is under stable equilibrium and unstable equilibrium. चले इसे सॉल्व ही कर लेते हैं, थोड़ा तेजी से करें। पहली स्टेप बताएं बच्चों, डेबा यू बाई डेबा एक्स। 8x cube सॉरी 8 x cube x minus 6x, इसको 0 कर देने, 8x क्यूब माइनस 6x, करेक्ट जा रहे हैं। Yes, sir. सो ये हो जाएगा माइनस 8x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 6x, माइनस माइनस काट दिया आपने, 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x भी काट दिया आपने, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/8, करेक्ट है। Yes, sir. यानी कि और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 3/4, ठीक हो रही है बात। Yes, sir. तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, Plus Plus minus under root 3/2. और माइनस √3/2। इस चीज को मैं रिजेक्ट करूंगा, क्यों रिजेक्ट करूंगा, शुरू बताया। क्वेश्चन X is positive. बोला है कि x का वैल्यू आपने 0 से बड़ा ही लेना है। अब नेगेटिव का मतलब तो 0 से छोटा हो गया, तो इसको लेना ही नहीं है। हालांकि यहाँ भी इक्विलिब्रियम आएगा, बट हमें इसकी कंस्ट्रेंट कंडीशन ये लेनी है कि इट इज ग्रेटर देन 0। क्लियर हुई बात बच्चों। ये स्टेबल कब होगा, या बेसिकली ये देखना है कि स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा, इसकी भी तो तहकीक करनी पड़ेगी। तो ये जो हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसका मिला है, इसका हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सो दिस विल लुक लाइक डेबा स्क्वायर यू बाय डेबा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं गलत नहीं हूं, 24x स्क्वायर माइनस 6। Minus 6. x की वैल्यू लाके पुटअप करें वहां पे, डेबा स्क्वायर u बाय डेबा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स की वैल्यू आप पुटअप करें तो ये हो जाएगा 3/4, ये माइनस 6 जैसा वैसे चलेगा, 3/4 √3/6 अरे स्क्वायर है ना बेटा, into 12. कितना हुआ ये 12. ये सब मिला के 18 18 माइनस 6, क्या आंसर आया, 12 कैसा आंसर आया, Positive. पॉजिटिव ही आया। इनफैक्ट अगर मैं x का ये वैल्यू भी यहां पुटअप करता हूं तो x का स्क्वायर वो नंबर भी पॉजिटिव ही होगा, सही है ना। Yes, sir. मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, Stable. स्टेबल है, इट इज जस्ट स्टेबल। इसमें कोई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक्सपेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही चलेंगे, आगे जाएं कितना भी आगे जाएं आप तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक हो रही है बात। Yes. Yes, sir. तो ये है सारी कहानी अबाउट दी पोटेंशियल एनर्जी। अब होपफुली अगली क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ लें, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जो जनरल कंडीशंस हैं उनको आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें, ताकि आपको हेल्प हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर रुक जाए यहाँ पे। Yes, sir.